26/11 मुंबई अटैक। नाव से मुंबई आए आतंकी शहर पहुंचते ही बिछाने लगे लाशें। देखिए मुंबई हमले की न भूलने वाली दास्तां इस वीडियो द्वारा। आज देश 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और मारे गए लोगों को याद कर रहा है। आज से ठीक 15 साल पहले हुआ मुंबई हमला भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 ज्यादा घायल हुए थे। शरद रात का सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और वक्त था शाम का। माया नगरी मुंबई में हर दिन की तरह चहलकदमी थी। शहर के हालात पूरे तरह सामान्य थे। मुंबईकर बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। वहीं कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शहर रात के अंधेरे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे इसकी सड़कों पर चीख पुकार तेज होती चली गई। भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यह तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घाव को कुरेदती है। आज से 15 वर्ष पहले इसी दिन दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह मुंबई भी बनी थी। पाकिस्तान में प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया था और कई जगहों पर अपनी दशहत और क्रूरता के निशान छोड़े थे। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों को निशाना बनाया था। उनका यह हमला और उन्हें ढेर करने की जद्दोजहद 4 दिनों तक चली थी। नाव से मुंबई आए थे आतंकी। इस हमले की शुरुआत कुछ इस तरह हुए। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते ये आतंकी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव से मुंबई पहुंचे थे। आतंकी जिस भारतीय नाव पर सवार थे उस पर उन्होंने कब्जा किया था और उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। रात के तकरीबन 8 बजे ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 समूहों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। पहला निशान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक हमलावर अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकवादियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो इस आतंकी हमले का निशाना बना। यह मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक है। लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे और बहुत से घायल भी हुए। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में ढंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गईं। रात 7:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। इससे 15 से 20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जानें जा चुकी थीं। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए। 3 बड़े होटलों में सैकड़ों लोगों को बना लिया बंधक। आतंक की यह कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। ताजमहल होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद ही भूल पाएं। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का नजारा भी दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहां रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा थे कि तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। कामा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है
इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में कराया था। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे। इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा हॉस्पिटल में आतंकी हमले की खबर मिलते ही अशोक कामटे, विजय सालस्कर, हेमंत करकरे जैसे बड़े पुलिस ऑफिसर कामा हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए थे। हेमंत करकरे मुंबई आतंकी निरोधी दस्ता यानी मुंबई एटीएस के प्रमुख थे। वह रात के समय खाना खा रहे थे, तभी उन्हें क्राइम ब्रांच से शहर में आतंकी हमला होने का फोन आया। वह अपने घर से निकले और एसीपी अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ मोर्चा संभाला। कामा अस्पताल के बाहर मुठभेड़ में आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और वह शहीद हो गई। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक कामटे मुंबई पुलिस में एसीपी के पद पर तैनात थे। आतंकी हमले के समय वह एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की टीम का हिस्सा थे। कामा अस्पताल के बाहर मुठभेड़ में आतंकी इस्माइल खान ने उन पर कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली उनके सिर पर लगी। घायल होने के बावजूद उन्होंने कुछ दुश्मनों को मार गिराया। विजय सालस्कर। वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर सालस्कर का नाम एक समय मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। उनकी पहचान एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर थी। जब मुंबई में हमला हुआ उस वक्त विजय सालस्कर भी एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की टीम का हिस्सा थे। कामा अस्पताल के बाहर हुई मुठभेड़ में आतंकियों की गोली से वह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तुकाराम ओम्बले। मुंबई पुलिस के इस एएसआई के हौसले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुकाराम ने न केवल बिना हथियार के आतंकी अजमल कसाब का सामना किया, बल्कि आखिर में उसे पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की। इस दौरान कसाब ने उन पर कई गोलियां चलाईं, जिससे वह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। आतंकी हमलों के दौरान मिशन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का नेतृत्व मेजर संदीप उन्नीकृष्णन कर रहे थे। वह 51 एनएसएजी के कमांडर थे। मेजर जब ताजमहल पैलेस और टावर्स होटल के अंदर छिपे हुए आतंकियों से लड़ रहे थे, तभी एक आतंकी ने उन पर पीछे से वार किया, जिससे वह घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। 2009 में मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन 5 बहादुर जवानों और पुलिसकर्मियों के अलावा हवलदार गजेंद्र सिंह नागप्पा आर, महाले, किशोर के, शिंदे, संजय गोविलकर, सुनील कुमार यादव और कई दूसरे लोगों ने भी बहादुरी की मिसाल पेश की थी। इसके अलावा हमलावरों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। नरीमन हाउस चबाड़ लुभाविच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नरीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया था। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया एक सेंटर था, जहां यहूदी पर्यटक भी अक्सर ठहरते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी और उपासना गृह भी है। यहाँ एनएसजी कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे भी गए, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका। यहाँ 7 लोग और 2 हमलावर मारे गए। चबाड़ हाउस पर हुए हमले में इसका संचालन करने वाले गेवरील और उनकी पत्नी रिवका भी मारे गए थे। उनका 2 साल का बेटा मोशे बच गया था। यहाँ हुए हमले में 6 यहूदी मारे गए थे। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि हमलावरों ने अभी कुछ बंधकों को कब्जे में रखा हुआ है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, आरपीएफ, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो से घिरे रहे। दावा किया गया कि लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर गतिविधि के बारे में टीवी पर जानकारी हो रही थी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में कई धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चलीं और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रहीं। और न सिर्फ भारत से करोड़ों लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रहीं। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। आइए आपको बताते हैं कि 26/11 केस में अब तक क्या हुआ, सभी आरोपी कहां हैं, राणा के खिलाफ चार्जशीट में क्या कहा गया।
इस हमले की एक सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, मुकदमा चला, मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। शुरुआत में पुलिस ने जहां हमले हुए थे उसके अधिकार क्षेत्र के अनुसार विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज किए थे। बाद में जांच में पता चला कि ये हमले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने जांच की जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली। फरवरी 2009 में पुलिस ने मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया। ये 11,000 से अधिक पृष्ठों का था, जिसमें 10,000 से अधिक गवाहों के नाम थे। पुलिस ने हमलों की साजिश रचने और सहायता करने के लिए हफीज सईद सहित 35 वांटेड आरोपियों को नामित किया। कसाब और 2 भारतीय नागरिकों सहित 3 को गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र में नामित किया गया। मुकदमा 2009 में शुरू हुआ और उन पीड़ितों सहित गवाहों की जांच के बाद, जिन पर गोली चलाई गई थी या जिन्होंने कसाब को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को अंधाधुंध गोलियां मारते हुए देखा था, और अन्य सबूतों के बाद 3 मई 2010 को उसे हत्या और राज्य पर हमला करने सहित विभिन्न आरोपों का दोषी पाया गया। कसाब की फांसी के बाद अंसारी को उसी सेल में रखा गया जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी था। 2013 और 2015 के बीच अंसारी ने कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया और एकांत कारावास में रखे जाने के खिलाफ भूख हड़ताल की। अंसारी का दावा था कि उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अंसारी के खिलाफ मामले की सुनवाई 2015 में शुरू हुई, जहां अंसारी ने यह दावा करते हुए आरोपों में खुद को निर्दोष बताया कि वह अब्बू जुंदाल नहीं है। 2015 में कोर्ट ने डेविड हेडली को भी माफी दे दी थी। हेडली हमलों और अन्य अपराधों में अपनी भूमिका के लिए अमेरिकी जेल में 35 साल की सजा काट रहा है, लेकिन उसके प्रत्यर्पण की याचिका खारिज कर दी गई थी। तो यह थी मुंबई हमले की दर्दनाक कहानी। 26/11/2008 के मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए सभी भारत माता के सुपुत्रों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपका बलिदान सदैव हमारे हृदय में रहेगा।